एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी कोर के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, खंड ख आपके पास एक अपठित बोध है जो आपने पढ़ा नहीं है और यहाँ पर टोटल आपको 4 सवाल पूछे गए हैं और कुछ आपको यहाँ एमसीक्यू के रूप में सवाल हैं। ये सारे के सारे सवालों को जवाब आपको इस पद्यांश को पढ़ के देना है कि तरुणाई है नाम सिंधु की उठती लहरों के गर्जन का, चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने उसके जीवन का। ठीक है, जिनके जीवन का विफल प्रयासों से भी दूना वेग भुजाओं में भर जाता है, जोड़ा करता जिनके गति से नव उत्साह निरंतर नाता। पर्वत के विशाल शिखरों सा यवन उसका ही अक्षय, जिसके चरणों पर सागर के होते अनगिन ज्वार सदा लय। अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके यौवन प्राणों में। तो इस प्रकार का देखिए आपको एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। कुछ सवाल देखिए पूछे हुए कि यौवन की जो तुलना है कवि ने किससे की है, झरने से, पर्वत के शिखर से, नदियों से या फिर पेड़ से। तो यहाँ पर हमारे जो कवि साहब हैं उन्होंने यौवन की जो तुलना है वो किससे की है ये हमें बताना है। तुलना मतलब कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पर किनसे की है तो किससे की है देखिए याद रखिएगा, तो नदियों से की गई है। देखिए बोल ही दिया गया कि शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता धैर्य से हस्ती जिनके यौवन प्राणों में। तो ये कंपैरिजन बेसिकली किससे किया गया है, तो नदियों से किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास, यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब हमें कठिनाइयों से हार ना माने, संघर्ष करते रहे, उन्नति के पथ पर अग्रसर बने रहे, या फिर उपयुक्त सभी कथन सही है। तो देखिए यौवन की सार्थकता तभी मानी जाएगी जब हम लोग कठिनाइयों से हार ना माने, संघर्ष करते रहे, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। तो ये सभी पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 का आंसर सी और 2 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी क्या है, सही जवाब हो जाएंगे। फिर अगला है, कविता के अनुसार या कवि के अनुसार देखिए यौवन क्या होता है। तो यौवन मतलब चट्टानों से हमें टक्कर लेना है, नव उत्साह से हमारा नाता जोड़ना है, विफल प्रयासों से भी दुगना क्या करना है, हमारे जो वेग भुजाओं में भरना है। ये सारे कथन देखिए यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, काव्यांश के अनुसार नवयुवकों में क्या गुण होते हैं ये हमें बताने। अदम्य दृढ़ता होती है, सहनशीलता भी होती है, उत्साह होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। तो देखिए जो नवयुवक होते हैं यानी आप सभी और हम, इन सब नवयुवक में देखिए हमारे क्या गुण है कि हम लोग अदम्य, यहाँ दृढ़ता होता है, सहनशीलता हमारी बहुत ज्यादा, उत्साह होता है, हमारे मन में उमंग होता है, इसलिए ये सारे के सारे कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों को देखिए यहाँ पर पढ़ना है और कुछ जवाब देने हैं, जिसमें परिश्रम ही सफलता की देखिए कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। उद्यमी जो पुरुष है लक्ष्मी का वर्ण करते हैं, जो भाग्यवादी होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को देख लीजिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, चींटी को भी पल भर चैन नहीं, मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा करके बूंद बूंद मधु जुटाती है, मुर्गे को सुबह बांग लगानी है। फिर मनुष्यों की देखिए बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ले बैठे हैं, तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। विश्व में देखिए जो भी देश आगे उनकी सफलता का रहस्य ही सबसे बड़ा है कि वो कठिन परिश्रम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, कुछ सवाल पूछ दिया गया। जैसे सवाल पहला क्या है, किसको कुछ नहीं मिलता, आप खुद बताइए किसको कुछ नहीं मिलेगा। जो कर्मवादी होगा उससे जरूर मिलेगा, दृढ़ संकल्पी को एकदम मिलेगा, पुरुषार्थ को भी मिलेगा, लेकिन किसे नहीं मिल सकता, तो जो भाग्य पे आश्रित रहता है, इसलिए भाग्यवादी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसको कुछ नहीं मिलेगा, तो भाग्यवादी को। अगला है, विश्व में जो देश आगे बढ़ गए उनकी सफलता का कारण क्या है, तो दृढ़ निश्चय बोलिएगा, कठिन परिश्रम बोलिए, उन्हीं के कारण जो भी देश आगे बढ़े उसका एकमात्र कारण हुआ है कठिन परिश्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देखिए, भाग्य का दूसरा नाम। भाग्य का दूसरा नाम यहाँ पर्यायवाची आपसे नहीं पूछा गया, यहाँ पर भाग्य का दूसरा नाम क्या हो सकेगा, आलस्य, कठोर कायरता, भाग्यवादी या कठिन परिश्रम। तो देखिए यहाँ पर भाग्य का क्या दूसरा नाम होगा, वो होगा कठिन परिश्रम करना है हमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर। देखिए इस गद्यांश का हमें क्या करना है, सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक देना है। तो आप बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पर परिश्रम से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा वर्ड है, इसलिए परिश्रम क्या हो जाएगा, इसका 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है हमारे पास, देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम, और यहां से बच्चों के सवाल देखिए बहुत ज्यादा गलत होता है। तो यहां पर आपको गलत नहीं करना है। क्यों नहीं गलत करना है? क्योंकि बस सुनते चलिएगा, याद हो जाए। देखिए आलेख एक प्रकार की विधा है। किस प्रकार की विधा मतलब कौन से लेखन है, कथा है? तो ये गद्य लेखन की है, लघु कथा की है, नाटक की, उपन्यास की। तो ये किस प्रकार की देखिए विधा है, याद रखिएगा। तो ये गद्य लेखन की क्या विधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास जनसंचार का देखिए जो श्रव्य माध्यम है वो कौन सा है? दूरदर्शन। देखिए सुनने वाला मतलब ये होता है, देखिए सुनिएगा कान से, दूरदर्शन सुनिएगा, समाचार पत्र सुनिएगा, पत्रिका सुनिएगा, या फिर रेडियो सुनिएगा। भैया रेडियो सुनिएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास फीचर के लिए हिंदी में देखिए कौन सा शब्द, देखिए फीचर का हिंदी का कौन सा शब्द उपयोग होता है ये हमें बताना है। तो फीचर मतलब देखिए यहाँ पर होता है रूपक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवेदन को देखिए हिंदी में इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है समाचार पत्र किस जन मतलब कौन से, देखिए आप बोले समाचार पत्र को आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देख के पढ़ते हैं, या फिर क्या करते हैं? तो समाचार पत्र देखिए किस प्रकार का, वो प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया मतलब ये छपता है, इसलिए प्रिंट माध्यम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग निम्नलिखित में से किस लेखन में होता है? पत्र लेखन, निम्न लेखन, समाचार वाचन, या फिर समाचार लेखन में होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली का देखिए हम लोग किसमें करते हैं, याद रखिएगा, तो समाचार लेखन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारे पास हिंदी में देखिए जो पहला समाचार पत्र छपा था उसका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा, उद्दंड मार्तंड। ये एकदम वीवीआई सवाल है, इसको तो एकदम रट के एकदम पढ़ के जाना है, कोई सोचना नहीं है कि छोड़ के आइएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उद्दंड मार्तंड। फिर अगला सवाल है हमारे पास 16 नंबर कि समाचार पत्र में कितने प्रकार के देखिए ककारों का मतलब यहाँ लकारों का उपयोग किया जाता है, ककारों का 1, 2, 4 या 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 प्रकार के हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब। देखिए संचार का सबसे नवीन लोकप्रिय, बताइए सबसे नया पूछा हमसे, तो सबसे ट्रेंडिंग में क्या चल, इंटरनेट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास सूचनाओं का संकलन करके संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देखिए किसकी होती है? ये जो जिम्मेदारी संपादक मतलब रिपोर्टर तक कौन पहुंचाएगा, इसकी जिम्मेदारी होगा, तो ये जिम्मेदारी होती है पत्रकार की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए पाठ्य पुस्तक से आपको कुछ बहुत सारे सवाल यहाँ पूछे गए हैं। तो पहला सवाल देखिए पूछा गया है कि एक आपको क्या दिया हुआ, पद्यांश दिया हुआ है, और ये जो प्रस्तुत पद्यांश है ये किसके रचयिता के हमें नाम बताना है। तो ये जो देखिए पहले बात तो काव्यांश है, इसके रचयिता के नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसके रचयिता कौन है, तो वो है मीराबाई। क्या है, मीराबाई। अगला है गोपाल शब्द का प्रयोग देखिए किसके लिए किया गया, गोपाल मतलब भी होता है श्री कृष्ण का नाम ना, तो एक श्री कृष्ण जी का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, राइट आंसर। फिर अगला है कुल की कहानी का देखिए अर्थ क्या होता है, तो कुल की कहानी का मतलब अर्थ होता है यहाँ पर परिवार की मर्यादा में रहना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर मीराबाई ने अपना पति कैसे स्वीकार किया है, कृष्ण को, विष्णु को, राम को या शिव को, किसे अपना पति को उन्होंने मीराबाई ने स्वीकार किया, तो इन्होंने स्वीकार किया कृष्ण जी को, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प हमें चयन करना है। कबीरदास ने देखिए किनका खंडन किया है, भाईडंबर और रूढ़िवाद का, शासन पक्ष का, मानवीय संवेदनाओं का, इनमें से किसी का भी नहीं। तो कबीरदास ने देखिए किनका खंडन किया ये हमें बताना है, तो वो है भाईडंबर और रूढ़िवाद का, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब। देखिए कबीर की भाषा क्या है, तो कबीर जी के देखिए जो भाषा है, याद रखिएगा परीक्षा में पूछा था, ये अवधी भाषा में है ये, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अवधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, राणा ने, पिता ने, सखी ने, पति ने। तो देखिए मीरा को विष का प्याला किसने भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, तो राणा के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है वे आंखें कविता में किसका चित्र नहीं किया गया, पुत्र की मृत्यु, ग्रामीण प्रवेश, पिता की मृत्यु या पत्नी की मृत्यु, किसका चित्रण यहाँ पर नहीं किया गया, तो ये कैरेक्टर है हमारे पास पिता की मृत्यु का, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है रो पढ़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का देखिए यहाँ पर उल्लेख किया गया, ये हमें बताना है। तो ये जो कैरेक्टर किनके बारे में बोला जा रहा है, तो ये पिताजी के बारे में बोला जा रहा है, पिता के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश से कुछ सवाल पूछे गए 28 से लेकर 31 नंबर तक। तो पहला सवाल है कि मियां नसीरुद्दीन पाठ के लेखक जी का नाम क्या है, तो इस चैप्टर के लेखक का नाम हमें बताना है, इसके लेखक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कृष्णा सोपती, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कृष्णा सोपती राइट आंसर।
अगला है मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की देखिए रोटी बनाते हैं, 56, 50। देखिए यहाँ भी बोल दिया गया, पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटियामल के कह सकते गड़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक नियामत मामूली छोटी सी कैसे अंधेरी दुकान पर फटाफट आटे गड्ढे संते देखा। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने मालूम हो कि खानदानी यहाँ पर नाना भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 कितने 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, यहाँ 56 होना चाहिए था, 56 लिखा हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 56 क्या हो जाएगा, कितने पर रोटी बनाते थे 56, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला है चारपाई पे बैठे बैठे देखिए बीड़ी का मजा कौन ले रहा था, मियां कल्लन, मियां वालिद, मियां नसीरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। तो चारपाई पे बैठे देखिए बीड़ी कौन पी रहा था ये हमें बताना है, तो वो थे मियां नसीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था, सेवैया बन रही थी, रोटियां बन रही थी, नहीं उस टाइम हम लोग देख रहे थे क्या, आटा, सॉरी क्या बोलते हैं, आटा भी बन रहा था, रोटियां भी बन रही थी, सेवैया भी बन रहा था वहां बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों में देखिए कहीं सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल सीरीज कंप्लीट होते हैं, शुरू होते हैं। जो हमारे पास पथेर पांचाली जो फिल्म है किसके निर्देशन बनी थी, प्रेमचंद के, सत्यजीत रॉय के, मंजीत रॉय या फिल्मवीर रॉय के, किनके देखिए निर्देशन में यह पिक्चर बनी है ये हमें बताना है, तो वो है सत्यजीत रॉय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है लेखक सत्यजीत रॉय किस विभाग में काम करते थे, शिक्षा विभाग, विज्ञापन विभाग, मेडिकल विभाग या बिजली विभाग। तो ये कहाँ काम करते हैं सत्यजीत रॉय, तो याद रखिएगा ये विज्ञापन विभाग में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब। मियां ने देखिए पढ़ाई के कितने तरीके बताए ये हमें बताना है यहाँ पर, तो उन्होंने बताए थे 2 प्रकार के तरीके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है, रिपोर्ट, संस्मरण, जीवनी या आत्मकथा। तो ये किस विधा की रचना है, तो याद रखिए जीवनी विधा की रचना है। फिर अगला हमारे पास नमक का दारोगा कहानी से हमें देखिए क्या संदेश सीखने को मिलता है, ये हम बताया गया कि निर्भर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है, समय अनुसार कार्य करना है, सूझबूझ से कार्य करना है, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो नमक का दारोगा कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निर्भय होकर क्या करना है, कर्तव्यों का पालन करना है। अगला सवाल है राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार हैं, इनका नाम क्या, अनुपम मिश्र, अनुज लुगुन, अनीता वर्मा या अनिकृति शर्मा। तो कौन है इसके लेखक कह सकते रचनाकार, तो इनके रचनाकार का नाम है हमारे पास अनुपम मिश्र। फिर पालर पानी किसे कहा जाता है, ये हमारे मॉडल पेपर में पूछा हुआ सवाल है, तो याद रखिएगा ये पूछा जाए तो गलती मत कर दीजिएगा, बरसात से मिलने वाला पानी को पालर पानी के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारे पास कुएं की चिनाई करने के लिए, सॉरी चुनाई होगा शायद लगता है मुझे, किस घास का उपयोग किया जाता है, खीप घास, दूब घास, जूट या वेलवेट घास। तो किस घास का उपयोग होता है, तो वो खीप घास। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब। फिर देखिए कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहा जाता है, मजदूर, मिस्त्री, चेलबांजी या फिर कह सकते हैं चेजा। तो इसे क्या कहा जाता है, तो चेलबांजी कहा जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टोटल 40 क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्लास 11th हिंदी कोर एग्जाम स्पेशल। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं होने, जितना हो उसके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और ये सारे के सारे जो सवाल आपको करा रहा हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में इतना सवाल जितना करा उससे पढ़ लीजिएगा, एक सवाल आपका नहीं छूटने वाला, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।